साथियों नमस्कार। मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं सलाम अम्बेडकर। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स जरूर करें ताकि हमें आपकी प्रतिक्रिया मिल सके, और इसके साथ ही अपने साथियों तक वीडियो पहुंचाने में हमारी मदद करें, इसे शेयर जरूर करें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 जनवरी है और राजनीतिक लिहाज से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। किसान आंदोलनकारियों की मीटिंग आज सरकार के साथ में हुई, 10वें दौर की वार्ता हुई, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके विषय में भी बात करेंगे। साथ में भीम आर्मी से संबंधित खबरें भी हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे, और राजनीतिक गलियारों से जो अन्य खबरें हैं उस विषय में भी आपसे चर्चा करने वाले हैं। साथियों, हमारी पहली खबर में आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है और पूरे देश भर से लोग उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने, विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने उन्हें इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। इस मौके पर मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और लोगों को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। ऐसे लोगों की आर्थिक मदद करने की काफ़ी सख्त ज़रूरत भी है। वैसे भी समाज में विशेषकर गरीब, कमज़ोर व उपेक्षित वर्गों के हित व कल्याण के लिए हमेशा हमारी पार्टी अति गंभीर, तत्पर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है, जिसके मुताबिक चलकर ही बीएसपी ने यूपी में 4 बार अपने नेतृत्व में यह सरकार भी चलाई है। लेकिन ये सब यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाली विपक्षी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा और फिर इन्होंने यहाँ बीएसपी के विरुद्ध अंदर अंदर एक होकर वह किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को आगे सत्ता में आने से रोका है। और अब तो ये विरोधी पार्टियां षड्यंत्र के तहत खासकर कमज़ोर वर्गों में से स्वार्थी किस्म के लोगों की खरीद फरोख्त करके व पर्दे के पीछे से उनके जरिए अनेकों संगठन एवं पार्टियां आदि बनवा के तथा अपने फ़ायदे के हिसाब से चुनाव में उनके उम्मीदवार उतार कर इनका अर्थात कमज़ोर वर्गों के लोगों का वोट बांटने में लगी हुई हैं ताकि बीएसपी के उम्मीदवार सफल ना हो सके। और फिर ये पार्टियां अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की नीति की तरह ही हमेशा यहाँ कमज़ोर व उपेक्षित वर्गों के ऊपर राज करके इनका शोषण में उत्पीड़न आदि करती रही हैं। लेकिन इनके सत्कंडे को भी बीएसपी के लोगों को कामयाब नहीं होने देना है, बल्कि अपनी फिर से यहाँ खुद की सरकार बनाने के लिए इन्हें पूर्ण रूप से आशावादी बनकर व इसके जवाब में इनको अपने कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्गों के वोटों को किसी भी कीमत पर बंटने व बिकने नहीं देना है। अर्थात इनके इन सभी हथकंडों का मुकाबला करके इन वर्गों को पुनः यहाँ सत्ता हासिल करना है। तभी यहाँ सर्व समाज में से खासकर गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में तथा साथ ही किसान, मजदूर, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोगों की भी दयनीय स्थिति में काफ़ी कुछ सुधार व बदलाव आ सकता है। और इसके लिए बीएसपी के लोगों को पूर्ण रूप से आशावादी बनकर व खासकर सन 2003 के
अपने खुद के अनुभवों से भी काफ़ी कुछ प्रेरणा लेकर इन्हें पुनः यहाँ सत्ता में वापस आना है, जिसके बारे में यहाँ मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि सन 2002 में जब बीएसपी के नेतृत्व में बीएसपी व बीजेपी की संयुक्त सरकार बनी थी, तो तब कुछ समय के बाद ही सन 2003 में जब हमें बीजेपी की शर्तों से ये लगा कि इनके साथ मिलकर लोकसभा का आम चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी की नीतियाँ काफ़ी कुछ गड़बड़ा सकती हैं, तो तब फिर मैंने उस समय अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में लगभग 16 महीनों की चली सरकार के दौरान ही अपने मुख्यमंत्री के पद व अपनी सरकार को खुद ही छोड़ दिया था। तो तब उस समय हमारी पार्टी के लोग काफ़ी निराश हो गए थे, लेकिन जब मैंने उनको ये समझाया, पार्टी के कैडर को ये समझाया कि राजनीति में कुर्सी व सत्ता बड़ी नहीं होती है, बल्कि उससे बड़ी पार्टी व उसकी नीतियाँ एवं सिद्धांत होते हैं, और इस मामले में हमें अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों के संघर्षों से भी काफ़ी कुछ सबक सीखना चाहिए। तो तब फिर उस दौरान हमारी पार्टी के लोग धीरे धीरे अपनी निराशा को छोड़कर व आशावादी बनकर यहाँ के लिए अपने बलबूते पर अपनी सरकार बनाने के लिए पूरे जी जान से जुट गए थे, जिसके कारण फिर सन 2007 में बीएसपी की अकेले अपने बलबूते पर ही खुद की सरकार बन गई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें राजनीति में कुर्सी व सत्ता के लालच में आकर अपनी पार्टी की नीतियों व सिद्धांतों से कभी भी अलग नहीं होना है, बल्कि इनको प्राथमिकता देते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। ना ही कभी निराश होकर इधर उधर भटकना है, बल्कि पूर्ण रूप से आशावादी बनकर सन 2007 की तरह ही फिर से यहाँ सत्ता को प्राप्त करना है। और अब मेरा यही कहना है कि यदि बीएसपी के लोग मेरी इन सभी बातों पर अमल करते हुए अपनी पार्टी को सन 2007 की तरह पुनः यहाँ सत्ता में लाते हैं, इसके साथ ही देश के अन्य सभी राज्यों में भी पार्टी को यूपी की तर्ज पर आगे बढ़ाते हैं, तो फिर ये ही इनका मेरे जन्मदिन के लिए खास तोहफा भी होगा। इतना ही नहीं, बल्कि आज मैं अपने जन्मदिन के खास मौके पर केंद्र सरकार से कुछ आग्रह भी करना चाहूँगी, जो ये है कि दिल्ली में किसान काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर ज़बरदस्त आंदोलित है, और उनकी मांगों को लेकर किसानों व केंद्र सरकार के बीच में कई बार वार्ता भी हो चुकी है, जो अभी तक नाकाम रही है, और आज भी इनकी वार्ता होने वाली है, जिसको लेकर हमारी पार्टी आज पुनः ये अनुरोध करती है कि केंद्र सरकार को अब इनकी सभी मांगों को, जिसमें 3 कृषि कानून वापस लेना खास है, तो इनकी सभी मांगों को मान लेना चाहिए, तो ये बेहतर होगा, क्योंकि किसान अपने हित व अहित को अच्छी प्रकार से समझते हैं। इसके साथ ही यहाँ हमारी पार्टी का केंद्र सरकार से ये भी कहना है कि देश में कल से कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हो रहा है, जिसका बीएसपी स्वागत भी करती है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ हमारी पार्टी का ये भी विशेष अनुरोध है कि केंद्र की सरकार ये कोरोना वैक्सीन पूरे देश के आम लोगों को फ्री में ही दे, तो ये उचित होगा। और यदि केंद्र की सरकार हमारे इस विशेष अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है, तो फिर ऐसी स्थिति में देश की सभी राज्य सरकारों को इन्हें ये सुविधा फ्री में ही देनी चाहिए। ये भी हमारी पार्टी का सभी राज्य सरकारों से विशेष अनुरोध भी है, और इस मामले में मैं खासकर यूपी के लोगों को एडवांस में ही आज ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यदि केंद्र व यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार भी
यहाँ के आम लोगों को ये सुविधा फ्री में नहीं देते हैं, तो फिर इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर इन्हें ये सुविधा फ्री में ही दी जाएगी। फिर भी हमारी पार्टी यही चाहती है कि केंद्र की सरकार इन दोनों मामलों में अर्थात किसानों व वैक्सीन के मामले में अपना जरूर सकारात्मक रवैया अपनाए, जिसका सभी को इंतजार भी है। इसके अलावा आज मैं अपने जन्मदिन के मौके पर ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट में भी एक साथ यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। लेकिन बीएसपी अब इन दोनों राज्यों में बिहार प्रदेश की तरह व लोकसभा आम चुनाव की तरह भी यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं करेगी। अर्थात इन दोनों राज्यों में हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही यहाँ सभी विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ेगी तथा अपनी सरकार बनाएगी। वैसे ये बात भी काफ़ी हद तक विदित है कि खासकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस व सपा के रहे शासनकाल में तथा वर्तमान में बीजेपी के चल रहे शासनकाल में भी इनकी नीतियां एवं कार्यशैली को अब यहाँ की जनता कतई भी पसंद इस मामले में यहाँ की जनता बीएसपी को ही सत्ता में लाने का अपना काफ़ी कुछ मन बना चुकी है, जिसकी हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद भी है। इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के खास मौके पर मेरे खुद के द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा का हिंदी व अंग्रेजी संस्करण भी, जो मुख्यतः एक वर्ष के भीतर पार्टी व मूवमेंट के कार्यकलापों व संघर्षों आदि का साफ सुथरा लेखा जोखा होता है, उसे भी जारी किया जाता है। जो ये पुस्तक खासकर वर्तमान में नई पीढ़ी व आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी श्री काशीराम जी की कड़ी त्याग तपस्या व कठोर मेहनत से बनी बीएसपी की अम्बेडकरवादी व मानवतावादी मूवमेंट आगे ही बढ़ती रहे। अर्थात फिर ये मूवमेंट आगे कभी भी रुके ना। और अब मैं इस पुस्तक का भी विमोचन करूं, लेकिन इससे पहले मैं पूरे देश भर में अपनी पार्टी के लोगों का व शुभचिंतकों का भी, जो इस बार मेरे जन्मदिन को कोरोना महामारी को विशेष ध्यान में रखकर व इसके कारण दुखी एवं पीड़ित चल रहे लोगों की मदद करने के खास उद्देश्य से इसे बहुत ही सादगी व संजीदगी से जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं उन सब मैं पूरे तय दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही इस मौके पर भी आज मैं पुनः इन्हें नव वर्ष सन 2021 की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथियों, आज किसान नेताओं और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता हुई। यह दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई। इसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि आप थोड़े लोगों की कमेटी बनाइए जिससे हम बात कर सकें, जबकि 400 से ज़्यादा संगठन इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं किसानों के, तो इस कमेटी को कम कैसे किया जा सकता है। वहीं किसानों ने इसके पलटवार में कहा कि आप भी तो इतने लोग इकट्ठे होकर के बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगले 19 तारीख को जो वार्ता होगी उसमें सिर्फ 1 घंटे का समय हम देंगे। दूसरा, किसान आंदोलन के नेताओं ने सीधा सीधा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो कमेटी बनी है उसमें जितने भी सदस्य हैं, चारों के चारों वही सदस्य हैं जिनके रिकमेंडेशन पर यह बिल लाया गया है और उन्होंने अखबारों में संपादकीय के माध्यम से कृषि कानून बिल का समर्थन किया है और इसका प्रचार प्रसार किया है। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि ये वो लोग हैं जो
इसका समर्थन करते रहे हैं, तो इस कानून को ये सरकार की तरफ से हमारे ऊपर लाद देना चाहते हैं। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।